नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, सबसे बड़ा गुंडा पार्ट 2। बिल्ला, जो कि इस मामले के बारे में बातें सुन सुनकर जान चुका था, हरीश खुदे से आज दिन भर में इन्हीं बातों की पूछताछ में लगा रहा। बातों बातों में उसने देवेंद्र साठी का फ़ोन नंबर भी खुदे से मालूम कर लिया और पारसनाथ के रेस्टोरेंट का पता भी जान लिया। परंतु वो खुदे से नाराज था कि टुन्नी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता, जो कि खुदे की पत्नी थी। इन बातों को लेकर दोनों की कई बार झड़प हो चुकी थी। बिल्ली ने अभी चाय बनाई थी, दोनों चाय पी रहे थे। खुदे सोचों में डूबा हुआ था। बिल्ली का खर्चा मजे से चल रहा था, खुदे उसे खाने पीने के नोट दे रहा था। क्या सोच रहा है? खुदे को खामोशी से चाय पीते देखकर बिल्ली ने पूछा देवराज चौहान के बारे में कि शाम हो गई और वो अभी तक आया नहीं। खुदे ने कहा, देवराज चौहान के बारे में ही सोचेगा या कुछ टुन्नी के बारे में भी सोचेगा, जो 3 दिन से अकेली रह रही है। बिल्ला ने नाराजगी से कहा, अकेला घर उसे काट खाने को दौड़ता होगा। वो उल्लू के पट्टे, वो मेरी बीवी है। खुदे फट पड़ा, तो उसकी क्यों चिंता करता है? मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आखिर मैं करूंगा चिंता, तो उसके बारे में मत सोच। मैंने उससे शादी की है, मुझे ज़्यादा उसकी चिंता है। तू मेरा दोस्त है तो दोस्त ही बनकर रह। मेरे घर के भीतर तक घुसने की कोशिश मत कर। खुदे ने गुस्से से कहा, यार तू तो खामखा ही नाराज हो रहा है। बिल्ली ने मुंह बनाया, मेरा तो मतलब था कि टुन्नी भी तेरी तरह यहाँ आ जाए तो उसका दिल लगा रहेगा। मैं भी खुश हो जाऊंगा कि तूने मेरी बात मान ली। और साले, मैं सब समझता हूँ, तो टुन्नी पर नजर रखता है। कैसी बातें करता है? मैं नजर क्यों रखूंगा? पर टुन्नी में ऐसा तो कुछ है कि उसके चेहरे से नजर हटती नहीं। हट जाए तो चेहरा आंखों के सामने ही घूमता रहता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि टुन्नी अब क्या कर रही होगी। दोस्त की बीवी की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तू कहे तो मैं उसे पूछाऊं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुदे ने कड़वे स्वर में कहा, तेरे जैसा कमीना दोस्त मैंने कभी नहीं देखा। अगर मेरे पर मुसीबत ना आई होती तो तेरे को जूती ठोक कर मैं कब का यहाँ से चला गया होता। उल्टी बातें क्यों बोलता है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तेरे घर पर देवेंद्र साठी के 2 आदमी नज़र रख रहे हैं। वो अगर तेरे घर में घुस आए तो सोच कि टुन्नी पर क्या बीतेगी। वो फिर टुन्नी, तेरे को कितनी बार बोला है कि टुन्नी का नाम अपने होठों पर मत ला। लो, बिल्ला नाराजगी से बोला, टुन्नी का नाम लेने को भी मना कर रहा है। ये क्या बात हुई? हम दोस्त है ना? हाँ, हम बढ़िया दोस्त। और मैं नहीं चाहता कि तू टुन्नी का नाम लेते लेते बेहोश होकर गिर पड़े। तेरी चिंता है मुझे तो तेरी हालत खराब होती लग रही है। हर वक्त तो टुन्नी की बातें ही नहीं, सोचता भी उसके बारे में हूँ। आखिर वो दोस्त की पत्नी है, मेरा भी तो हक। क्या हक? खुदे गुर्रा उठा, दोस्त की पत्नी पर मेरा भी तो हक बनता है। वो ही पूछ रहा हूँ कि किस बात का हक बनता है? यूं ही बातचीत करने का हक। बिल्ला दांत फाड़ कर बोला, उसे खुश रखने का हक, उसकी चिंता करने का हक, उसकी देखभाल का हक, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने का हक। सारे हक तो तेरे पास चले गए तो मैं क्या करूँगा? खुदे ने तीखे स्वर में कहा, तू कमाने का हक रखता है कि टुन्नी को खिला सके। बचा खुचा मैं भी खा लिया करूँगा। तू उसे नई नई साड़ी लाकर देना, मैं देखा करूँगा कि उसे कौन सी साड़ी पसंद आती है। तू देखेगा कि कौन सी साड़ी? मैं ये काम बढ़िया कर लूँगा। टुन्नी को बातों में लगाकर हर वक्त खुश। तू ऐसी ही बातें करता रहा तो मैं सीधा देवेंद्र साठी के पास जाकर अपनी गर्दन कटवा लूँगा। जल्दी क्यों करता है? बिल्ला मुस्कुरा रहा था, मुझे नहीं लगता तो देवेंद्र साठी से बच पाएगा। अब तेरे को ये भी लगने लगा? मैं तो ये भी सोच चुका हूँ कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो टुन्नी को कैसे संभालना है। दोस्त हूँ तेरा और मेरा फर्ज है कि दोस्त के न रहने के बाद उसकी बीवी को संभालूं, सहारा दूं। बिल्ले, तू मेरे हाथों से मरेगा। खुदे झुंझला उठा, हम दोस्त हैं, भला तू कैसे मुझे मार सकता है? मेरी सलाह पर गंभीरता से सोच और टुन्नी को यहीं ले आ। हम तीनों मिलकर रहेंगे।
एक ही परिवार होगा हमारा। कभी तू कमरे से बाहर सो जाना तो कभी। उसी पल खुदे का फोन बज उठा। होठ खींचे, बिल्ली को घूरते गुस्से से भरे खुदे ने फोन पर बात की। हेलो, रात हो गई है, अब तो आ जाओ ना। टुन्नी की आवाज़ आई। तेरे को कहा था कि मैं नहीं आ सकता, घर पर देवेंद्र साठी के आदमी नज़र रख रहे हैं। तो कब आओगे? मैं नहीं आ सकूंगा, खुदे बोला। तेरे को बुलाऊंगा, हमें मुंबई छोड़नी पड़ेगी। पहले तो कह रहे थे कि मुंबई में कहीं और रह लेंगे, अब मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। इस वक्त तो मैं बिल्ली को रो रहा हूँ। मर गया वो, चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब वो मुझ पर नज़र तो नहीं रखेगा। टुन्नी ने उधर से कहा। अभी जिंदा है और मुझे कह रहा है कि तुम्हें भी यहाँ बुला लूं। बिल्ला खुदे को देखता दांत फाड़कर मुस्कुराया। वो कौन होता है ऐसे कहने वाला? वो तो हालात ठीक हो जाएं फिर निपटूंगा कमीने से। तू बता, उधर सब ठीक है ना? हाँ, पर गली के बाहर अभी भी देवेंद्र साठी के आदमी मौजूद हैं। उनकी तू परवाह मत कर, मैं घर नहीं आने वाला। तू तैयार रहना, मैं कभी भी तेरे को कहीं भी पहुंचने को कह दूंगा। उधर मैं मिलूंगा। इधर की हालातों का कुछ पता नहीं, सब कुछ खराब हुआ पड़ा है। इस मामले से मैंने 5 लाख तो बना लिए। सच? टुन्नी की खुशी से भरी आवाज आई। 5 लाख? हाँ, अब बंद करता हूँ। सुनो सुनो, मुझे वो लठ की बहुत चिंता हो रही है जो तुमने बताया तुम पे चढ़ा हुआ है। वो निकला कि नहीं? वो नहीं निकलने वाला, मेरा बुरा हाल है, खुदे ने गहरी सांस लेकर कहा और फोन बंद कर दिया। तभी बिल्ला कह उठा, तूने 5 लाख कैसे बना लिया? मैंने तो देखा नहीं, वो कहाँ है, मुझे क्यों नहीं बताया? उसी पल खुले दरवाजे पर आहटे गूंजी। दोनों ने उधर देखा तो देवराज चौहान और जगमोहन को वहां खड़े देखा। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, खुदे उन्हें देखते ही कह उठा। दोनों भीतर आ गए। जगमोहन टूटे फूटे कमरे को देखता कह उठा, ये है बिल्ले का घर, ये सुरक्षित जगह है, कल भी तुम यहीं थे, खुदे बोला। देवराज चौहान की जगमोहन से नजरें मिली। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ पर पहली बार आए हो, बिल्ला कह उठा। तू चुप रह, बात मत कर, खुदे ने कहा। जा, तू बाजार से डिनर पैक करा कर ला। देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। चाय बनाऊं क्या? बिल्ला देवराज चौहान से बोला। साथ ही उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया जहां स्टोव, 4-5 बर्तन और चाय पत्ती चीनी के डिब्बे पड़े थे। जगमोहन आसपास की चीजों को देख रहा था, फिर खुदे से पूछा, कल भी हम यहीं थे? हैरानी है, तुम ये बात भूल क्यों रहे हो या मजाक कर रहे हो? खुदे ने अजीब से स्वर में कहा। मुझे याद नहीं आ रहा। देवराज चौहान को तो याद होगा कि इसे भी याद नहीं, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। तुम लोग तो मुझे पागल कर दोगे, खुदे देवराज चौहान और जगमोहन को देखता कह उठा। पहले तुम लोग पूरबनाथ साठी को मार रहे थे तो पूछने पर ये ही कहते थे कि तुम्हें याद नहीं, उसे क्यों मारा। मोना चौधरी को मारना चाहते हो पर पूछने पर कहते हो कि याद नहीं, उसे क्यों मारना है। और अब तुम लोगों को ये भी याद नहीं कि कल तुम दोनों यहीं थे। और हमें नहीं याद है कि पूरबनाथ साठी को कब मारा और कब मोना चौधरी के पीछे पड़े या यहाँ पर कब थे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जो हम कह रहे हैं वो मानो, उन पर विश्वास करो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूं कि हम इसी समस्या से गुजर रहे हैं? खुदे, जगमोहन बोला। हमें सच में नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तुम लोग क्या करते फिर रहे हो। वो ही जानने तो तेरे पास आए हैं कि हमने क्या क्या किया और क्यों किया। क्यों किया ये तुम लोग जानो, पर क्या किया ये मैं जानता हूँ। तो बताओ हमें कि हमने क्या क्या किया। मैं जानता हूँ, जगमोहन कह उठा। खुदे ने बिल्ली को देखकर कहा, तू अभी तक यहीं खड़ा है, डिनर पैक करा ला। चल निकल, इन्हें चाय भी तो पीनी है। नहीं पीनी तो खाना लेकर आ। नोट? बिल्ली ने हाथ आगे किया। खुदे ने 500 का नोट निकालकर उसे दिया। इसमें क्या आएगा? बिल्ली ने मुंह बनाया। और दे, बढ़िया होटल से लाऊंगा। खुदे ने उसे 500 का एक और नोट दिया। बिल्ला जाने लगा तो ठिठक कर खुदे से बोला, टुन्नी ने पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं, वो मेरी बीवी है,
तो उसके बारे में क्यों सोचता है? खुदे झल्ला कर कह उठा, क्यों ना सोचूं, मुझे उसकी चिंता रहती है। निकल जा यहाँ से, खुदे ने दांत पीस कर कहा, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा। बिल्ला मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो खुदे ने पुनः कहा, टुन्नी के पास मत चले जाना, वरना तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बिल्ला बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। जगमोहन एक तरफ पड़े बेड पर जा बैठा। तुम दोनों, खुदे कुर्सी पर बैठता दोनों को देखकर बोला, ये बताओ कि ये ड्रामा क्यों कर रहे हो कि कुछ भी याद नहीं, या बिल्ली के सामने ऐसा कह रहे थे? क्या बात है? हम झूठ नहीं कह रहे, हमें सच में नहीं पता कि हमने क्या किया है। देवराज चौहान बोला, यकीन मानो। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो नोटों से भरा ब्रीफकेस भी याद नहीं? ब्रीफकेस? जगमोहन एकाएक चौंका। ओह, वो तो शायद उसी होटल के कमरे में रह गया, या देवेंद्र साठी के आदमियों ने ले लिया होगा। कितना रुपया था उसमें? 33 लाख, खुदे के होठों से निकला। किस होटल की बात कर रहे हो? देवेंद्र साठी के लोग तुम लोगों से मिले क्या? हाँ, जहाँ हम ठहरे थे वो वहाँ पहुँच गए। हमें वहाँ से उठाकर साथ ले गए। हम नींद में थे, बेहोशी जैसी। फिर क्या हुआ? खुदे ने बेचैन स्वर में पूछा। जगमोहन ने सारी बात बताई। ओह, तो बच गए, परंतु वो 33 लाख वाला ब्रीफकेस मैं होटल में देख कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा, वहाँ तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। क्या पता वो होटल के कमरे में ही हो? जगमोहन कह उठा। वो ही तो, खुदे ने कहना चाहा। कोई वहाँ नहीं जाएगा, देवराज चौहान ने स्पष्ट मना कर दिया। इससे तो अच्छा था वो मैं तुम लोगों को देता ही नहीं। खुदे बोला, तुम लोगों से मिलने आया तो ब्रीफकेस लेकर चल पड़ा कि बिल्ला बार बार कह रहा था कि ब्रीफकेस में बम नहीं हो सकता। मैंने उसे कह रखा था कि ब्रीफकेस में बम है, छेड़छाड़ की तो बम फट जाएगा। मुसीबत पर मुसीबत खड़ी हो रही है। वो ब्रीफकेस आया कहाँ से था? महाजन के घर से, जब हमने महाजन और राधा को बंदी बना रखा था। हमने ऐसा किया था? जगमोहन सक पकाकर बोला। देवराज चौहान को देखा। बहुत कुछ किया था, परंतु तुम दोनों को याद क्यों नहीं? तुम हमें सारी बात बताओ। जब से तुम हमारे साथ थे हमने क्या किया? तुम कब से हमारे साथ थे खुदे? 3 दिन से। 3 दिन? देवराज चौहान चौंका। तुम 3 दिन से हमारे साथ रहे? हाँ, इसमें हैरान होने की क्या बात है? देवराज चौहान और जगमोहन ने एक दूसरे को देखा। तो हमें 3 दिन की बातें याद नहीं, जगमोहन बोला। 3 दिन से पहले का भी तो हमें याद नहीं आ रहा। जाने ऐसा कब से चल रहा है? देवराज चौहान व्याकुल स्वर में कह उठा। यार, तुम दोनों तो मेरा दिमाग भी खराब कर रहे हो ऐसी बातें करके। तुम हमें बताओ कि हमने क्या क्या किया 3 दिनों में। देवराज चौहान कह उठा। बताऊं? खुदे अभी तक उलझन में था। हाँ, बताओ। हरीश खुदे ने बताना शुरू किया। पहला दिन, देवराज चौहान और जगमोहन स्काई मेंशन नाम की 4 मंजिला इमारत से बाहर निकले और पार्किंग में खड़ी कारों की तरफ बढ़ गए। दोनों की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, आंखों के पोपटे भारी हो रहे थे, चेहरे कठोर हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अभी अभी तपती भट्टी से बाहर निकले हों। दोनों कार में जा बैठे। जगमोहन ने कार स्टार्ट की। हरीश खुदे के पास चलो, वो पूरबनाथ साठी का ठिकाना बता सकता है, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। हरीश खुदे 32 बरस का सांवले रंग का व्यक्ति, कद लंबा, सेहत ठीक ठाक, जिंदगी में कभी भी ठीक काम नहीं किया। चोरी, जेब कतरी, ड्रग्स को इधर से उधर पहुंचाना, यही सब करता रहा। 24 साल की उम्र में मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन पूरबनाथ साठी के लिए काम करने लगा। 8 साल पूरबनाथ साठी के लिए काम किया और हाल ही में 6 महीने पहले ही पूरबनाथ साठी से अलग हो गया। वजह थी कोई बड़ा हाथ मारना। छोटी रकमों से अब उसे मजा नहीं आता था। 8 सालों में काफ़ी पैसा कमा लिया था। जब तक वो पैसा खत्म होता तब तक बड़ा हाथ मारने का कोई प्रोग्राम उसने बना ही लेना था। 23 बरस की उम्र में लड़की को घर से भगाकर उससे शादी कर ली थी। तब टुन्नी 18 साल की थी। नादानी में हरीश खुदे के साथ जुड़ गई थी। जब तक उसे समझ आती 5 बरस बीत चुके थे और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहा था।
तब टुन्नी ने खुदे को ही अपना भाग्य मान लिया था। रहने को हरीश खुदे के पास एक कमरे का फ्लैट था बांद्रा में। 6 महीने से हरीश खुदे घर पर ही रहा था और कभी कभार ही बाहर जाता था। इन दिनों वो 2-3 ऐसे साथियों की तलाश में था जो आगे जाकर उसके साथ काम कर सके, जिन पर वो पूरा भरोसा कर सके। 5-6 लोगों पर उसकी नज़र थी। उन्हीं में से उसने 2-3 साथी चुनने थे, परंतु अब इस कश्मकश में भी था कि काम क्या करना है। इस बारे में भी माथा पच्ची कर रहा था। इन्हीं बातों में खुदे उलझा रहता था इन दिनों। सांवले रंग की नमकीन सी लगने वाली टुन्नी कह उठी, अब क्या सारी उम्र घर पर ही बैठे रहने का इरादा है? चुप कर तू। हरीश खुदे अपने आप में उलझा बोला, काम ही कर रहा हूँ। मुझे तो तुम घर पर बैठे दिखते हो हर वक्त। तेरे को क्या तकलीफ है? खाना पीना बढ़िया मिल रहा है ना? पर तू जो हर वक्त मेरे सिर पर बैठा रहता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। टुन्नी कमीज का बटन लगा रही थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि साठी का काम तूने क्यों छोड़ा? मेरे से अब दूसरों की नौकरी नहीं होती। अच्छा, टुन्नी व्यंग से बोली, रहता तो एक कमरे में है और कहता नौकरी नहीं होती। कौन सा बिजनेस? जुबान मत चला। हरीश खुदे ने टुन्नी को घूरा। तो क्या कर लेगा तू? टुन्नी मुंह बनाकर बोली, शादी की है तो मेरी सुननी भी पड़ेगी। तू हर वक्त घर पर पड़ा रहे ये मुझे पसंद नहीं। सुबह बाहर निकल जाया कर, खाली मत बैठ। और अकल की अंधी, तुझे क्या पता मैं कितना बड़ा काम करने की सोच रहा? तो मुझे बता। तेरे को बताने वाला काम नहीं है। जुबान बंद रखा कर। ऐसी बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत कर। तभी बाहर दरवाजा खटखटाया गया। देख कौन है? खुदे कुर्सी पर पसरा कह उठा। टुन्नी उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला कि ठिठक गई। सामने देवराज चौहान खड़ा था। एक कदम पीछे जगमोहन, सुर्ख हो रही आंखें, धधकता चेहरा। क्या है? टुन्नी उनकी शक्ल देखकर संभली। हरीश खुदे? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। बुरा होने की आशंका से टुन्नी फौरन बोली, वो घर पर नहीं। कौन है टुन्नी? कमरे में से हरीश खुदे की आवाज आई। देवराज चौहान ने टुन्नी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और भीतर आ गया। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही हरीश खुदे उछलकर खड़ा हो गया। तो तुम देवराज चौहान? तब तक जगमोहन भी भीतर आ गया था। खुदे ने उसे भी देखा। दोनों की आंखें लाल और पोपटे भारी थे। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। ये तुम्हारी पहचान वाले हैं? टुन्नी माथे पर बल डालकर बोली, जानता हूँ इन्हें। खुदे अभी भी सख्ते की हालत में था। इन्हें बोल दे कि शराब पीकर मेरे घर ना आया करे। हमने शराब नहीं पी। जगमोहन दांत भींचकर बोला, लग तो रहा है कि। टुन्नी चुप कर, खुदे बोला। फिर उसने सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान से कहा, तुम मेरे पास क्या? देवराज चौहान आगे बढ़ा और हरीश खुदे की कमीज का कॉलर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? खुदे घबराकर कह उठा। इस वक्त पूरबनाथ साठी कहाँ मिलेगा? देवराज चौहान दांत पीसते कह उठा। मुझे क्या पता? मैं तो 6 महीने से उसका काम छोड़ चुका हूँ और घर पर बैठा। तभी देवराज चौहान का हाथ घूमा और खुदे के गाल पर पड़ा। हरीश खुदे का सिर झंझना उठा। ये क्या कर रहे हो देवराज चौहान? तुम होश में नहीं हो? तुम? देवराज चौहान का हाथ पुनः घूमा और खुदे के चेहरे से टकराया। खुदे के होठों से कराह निकली। देवराज चौहान ने कमीज का कॉलर पकड़े रखा। टुन्नी मामले की गंभीरता समझकर चुप रही। मेरी पत्नी के सामने तो मेरी ठुकाई मत करो। हरीश खुदे कह उठा, बाहर चलते हैं। पूरबनाथ साठी किधर मिलेगा? देवराज चौहान गुर्राया। पता नहीं, आजकल उसका रूटीन क्या चल रहा है। कहीं तो वो मिल ही जाएगा। 2-4 को फ़ोन करके पता कर लेता हूँ। मेरी कमीज का कॉलर तो छोड़ दो। मेरी पत्नी घबरा रही होगी कि ये क्या हो। मैं नहीं घबरा रही, टुन्नी कह उठी। मेरे लिए ये सब नया नहीं है। तू नहीं घबरा रही? नहीं, टुन्नी ने सिर हिलाया। ये मुझे मार रहे हैं। जानती है, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डकैती मास्टर देवराज चौहान है। तभी देवराज चौहान का एक और जोरदार हाथ खुदे के गाल पर पड़ा। अब क्या है? खुदे तड़प कर बोला तो पता लगाता। देवराज चौहान ने खुदे की कमीज का कॉलर छोड़ा और दांत भींचकर बोला,
मेरे साथ चल, कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटकर बाहर निकल गया। जगमोहन भी बाहर निकला। खुदे ने झल्लाए अंदाज में टुन्नी को देखा। चक्कर क्या है? टुन्नी ने पूछा। मुझे क्या पता। तो वो तेरे को यूं ही 3 चांटे लगा गया? वो देवराज चौहान है, 10 चांटे भी लगा दे तो मुझे खाने पड़ेंगे, खुदे ने परेशान स्वर में कहा। इतना शरीफ तो नहीं है तू जो। देवराज चौहान के सामने मैं उल्लू का पट्टा हूँ, तू जानती है उसे? नहीं, बक बक करती रहती है, कितनी बार कहा है कि। तभी तूफान की भांति जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया और उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर खींचता हुआ उसे बाहर लेता चला गया। देवराज चौहान भाई, आखिर तुम्हें साठी से इस तरह क्या काम पड़ गया जो उसे ढूंढते फिर रहे हो? साठी के बारे में पता लगा कि वो किधर है। देवराज चौहान गुर्रा उठा। जगमोहन कार को सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। अभी पता लगाता हूँ, कोई पंगा हो गया क्या? तुम तो साठी को जानते हो, एक बार उसके लिए काम किया था तुमने, तब मैं तुम्हारे साथ था उस काम में। अब क्या हो? आगे बैठे देवराज चौहान ने झटके से हाथ पीछे किया और खुदे के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़े। खुदे छटपटा उठा। छोड़ो भी, ये क्या कर रहे? साठी, अभी पता लगाता हूँ। देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल छोड़ दिए। हरीश खुदे ने चंद गहरी सांसें ली। सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। पता कर वो कहाँ है, तारदेव की तरफ ले लो। खुदे का स्वर गंभीर हो गया। इस वक्त वो तारदेव के ठिकाने पर हो सकता है। तारदेव चलो जगमोहन। जगमोहन ने सिर हिला दिया। क्या बात है देवराज चौहान? हरीश खुदे ने गंभीर स्वर में पूछा। जुबान बंद। देवराज चौहान गुर्राया। तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? आंखें क्यों लाल हुई पड़ी हैं? साले चुप कर जा। जगमोहन कार चलाता गुर्राया। नहीं तो जान से मार दूंगा। खुदे कुछ सहमकर चुप हो गया। कार तेजी से तारदेव की तरफ दौड़ी जा रही थी। खुदे ने जेब से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, फिर कानों में आवाज पड़ी। बोल। शंकर भाई, खुदे बोलता है। उधर से आवाज कानों में पड़ी। हाँ मैं खुदे। किधर है तू? कैसा है तू? काम पे वापस आना मांगता है क्या? सोच रहा हूँ। खुदे ने देवराज चौहान पर नजर मारी। साठी भाई किधर होंगे? अभी तो इधर ही हैं, शाम 4 बजे तक इधर ही हैं। आ जा। आज कुछ काम है, 2-3 दिन में आऊँगा। काम मिलेगा ना? तेरे को मना नहीं है, तू ही छोड़ के गया। आ, वापस आ जा, जल्दी फ़ोन करूँगा। कहने के साथ ही खुदे ने फ़ोन बंद करके कहा। साठी तारदेव वाले ठिकाने पर ही है, 4 बजे तक उधर ही रहेगा। कम से कम मुझे ये तो बता देते कि क्या पंगा खड़ा हो गया है। चुप रह। देवराज चौहान ने खा जाने वाली निगाहों से खुदे को देखा। मैं तुम लोगों को साठी का तारदेव वाला ठिकाना दिखाकर निकल जाऊंगा। मैं पंगे में नहीं फंसना चाहता। तू तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक हम कहें। मैं साथ नहीं रहूंगा। साठी ने मुझे कार में तुम दोनों के साथ देख लिया तो मैं गया, वो मुझे खत्म। हम भीतर जाएंगे, तू बाहर कार में रहना। देवराज चौहान कुर्राया। पर मेरी क्या जरूरत? उसी पल देवराज चौहान का हाथ पीछे आया और खुदे के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। छोड़ छोड़। खुदे घबरा उठा। मैं बाहर कार में ही रहूंगा। देवराज चौहान ने सिर के बाल छोड़ दिए। तुम? खुदे ने लंबी सांस ली। पहले ऐसे नहीं थे देवराज चौहान। कार तेजी से दौड़े जा रही थी। मैंने पूरबनाथ साठी के कामों को छोड़ दिया है, अब कुछ और करने की सोच रहा हूँ, खुदे बोला। देवराज चौहान ने पीछे नहीं देखा। छोटे छोटे कामों में दिल नहीं लगता, तुम्हारी तरह बड़ा हाथ मारना चाहता हूँ। खुदे की निगाह देवराज चौहान के सिर के पिछले हिस्से पर थी। उसे आशा थी कि देवराज चौहान इस बारे में कोई जवाब देगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह पुनः बोला, अगर तुम मुझे अपने किसी काम में साथ ले लो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। खुदे कुछ न कुछ कहता रहा, परंतु उसे उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं मिला। पूरबनाथ साठी 50-52 की उम्र का सख्त किस्म का इंसान, मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा था 4 सालों से। जो भी उसके रास्ते में आता साठी उसे खत्म कर देता था। साठी पुलिस वालों से बनाकर रखता था और उन्हें नोट पहुंचाता रहता था और उसके धंधे बिना रोक टोक के चलते रहते थे। परंतु साठी होशियार रहने वालों में से था। वो जानता था कि इस धंधे में लोग
कभी भी उसकी जान के दुश्मन बन सकते हैं जो आज उसके साथ हैं। वो बहुत कम दूसरों के सामने आता था, फोन पर ही सब संभालता था। उसके भाई देवेंद्र साठी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते फिर समंदर के रास्ते ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप भेजी थी, जो कि कल रात ही उसे मिली थी। माल गोदाम में पहुंच गया था। आज तारदेव वाले ठिकाने पर साठी उसी खेप को ऊंचे दामों पर जॉनी डिसूजा को बेचने की चेष्टा में था। उसका भाई देवेंद्र साठी पहले उसके साथ ही काम किया करता था, परंतु 3 सालों से देवेंद्र साठी ने अफगानिस्तान में ठिकाना बना लिया था, क्योंकि वहां से ड्रग्स मिट्टी के भाव मिलती थी और मुंबई में तगड़े ऊंचे दामों पर जाती थी। ड्रग्स के दम पर साठी ब्रदर्स नोटों के ढेर पर जा बैठे थे। 3 सालों में बहुत मोटे नोट बनाते जा रहे थे। इन दिनों देवेंद्र साठी फोन पर अपने भाई को बार बार यही कह रहा था कि उसे बहुत सस्ते में हथियार मिल रहे हैं। मुंबई में कोई पार्टी देखे जो हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखती हो। तारदेव वाले ठिकाने पर आज सतर्कता भरी हलचल थी, क्योंकि पूरब साठी खुद वहां मौजूद था और कई दिनों के बाद साठी इस ठिकाने पर आया था। जॉनी डिसूजा भी वहां था और एक कमरे में बैठे दोनों बातें कर रहे थे। सामने बियर के गिलास भरे पड़े थे। ये सजा सजाया कमरा था और साठी जब भी आता था इसी कमरे का इस्तेमाल करता था। जॉनी डिसूजा ने बियर का घूंट भरा और कह उठा, मैंने गोदाम में तुम्हारा माल देख लिया है, वो बढ़िया है। कीमत बोलो और काम खत्म करो। माल इस बार खास ही बढ़िया क्वालिटी का है। साठी मुस्कुराया। वो तो हर बार होता है, इस बार माल खास है। जॉनी डिसूजा ने साठी की आंखों में देखा। साठी मुस्कुराकर कह उठा, मैंने सुना था कि पिछली बार तुमने मुझसे 70 करोड़ का जो माल खरीदा था वो तुमने आगे 200 करोड़ में बेचा। जिसकी जितनी पहुंच है वो वैसा ही काम करेगा। विदेशी लोगों से मेरे अच्छे संपर्क हैं, जो कि तुम्हारे नहीं हैं। माल तुमने देख लिया है। अच्छी कीमत क्या लगाते हो? जो तुम कहो। 150 करोड़। ये तो ज़्यादा है। जिस क्वालिटी का माल गोदाम में पड़ा है उसे लेकर तुम्हारी विदेशी पार्टियां खुश हो जाएंगी। वैसा माल कहीं भी नहीं मिलने वाला। मेरा भाई देवेंद्र अफगानिस्तान में इसी कारण मौजूद है कि वह बढ़िया क्वालिटी के माल का इंतजाम कर सके। इस बार माल भी ज़्यादा है और 150 करोड़ मैंने कम ही कहे। तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए। ये ज़्यादा है, मैं इतने नहीं दे सकता। बाद में दे देना। तुमसे पैसे लेने की मुझे कोई समस्या नहीं है। साठी मुस्कुराकर बोला, मैं 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ये गलत बात है। जब से तुमने ड्रग्स का काम शुरू किया है तुमसे मैं ही ड्रग्स ले रहा हूँ। अब तुम भाव बढ़ाते जा रहे हो। तुम मेरे से भी कहीं ज़्यादा कीमत कमाते हो डिसूजा। ठीक है, जॉनी डिसूजा ने कहा, या तो तुम किसी और पार्टी को ढूंढ लो या मुझे 110 करोड़ में माल दे दो, परंतु तुम्हें ऐसी कोई पार्टी नहीं मिलेगी जो इतना ज़्यादा माल एक साथ। भड़ाक तूफान की भांति दरवाजा खुला और शंकर ने भीतर प्रवेश किया। साठी साहब, यहाँ गड़बड़ हो रही है, आप भाग जाइए यहाँ से। वो कुछ घबराया सा लगा। पूरबनाथ साठी और जॉनी डिसूजा फौरन खड़े हो गए। क्या हुआ? साठी के माथे पर बल पड़े। वो देवराज चौहान पागल हुआ पड़ा है साला। साथ में जगमोहन भी है। दोनों बहुत गुस्से में हैं और रिवॉल्वरें हाथों में लिए आपको पूछ रहे हैं इसी ठिकाने में। तभी बाहर फायर की आवाज़ हुई। निकल जाइए साठी साहब। घबराए से शंकर ने आगे बढ़कर दीवार के साथ लगी खड़ी लकड़ी की अलमारी का पल्ला खोला और पलटकर साठी को देखा। ये वक्त रुकने का नहीं है। देवराज चौहान का दिमाग खराब हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। जॉनी डिसूजा बेचैन सा कह उठा। हैरानी है कि देवराज चौहान मेरे ठिकाने पर हथियार थामे मुझे ढूंढता फिर रहा। जल्दी कीजिए साठी साहब। अलमारी का पल्ला खोल खड़े शंकर ने व्याकुल भाव में कहा। लेकिन साठी ने उलझन भरे स्वर में कहा, देवराज चौहान ऐसा क्यों कर रहा है? तभी दरवाजे पर किसी के गिरने की आवाज आई। इसी के साथ दरवाजा खुल गया और एक आदमी लुढ़कता हुआ भीतर आ गिरा। उसी पल दरवाजे पर देवराज चौहान दिखा। हाथ में रिवॉल्वर थी। पीछे जगमोहन भी आ गया था। शंकर ने उसी पल अलमारी को छोड़ा और देवराज चौहान की तरफ दौड़ लगा दी। निकल जाइए साठी साहब। इसके साथ ही उसने दरवाजे पर खड़े देवराज चौहान पर छलांग लगा दी।
साठी हक्का बक्का सा खड़ा था। यहाँ से निकलने का कोई चोर रास्ता है? जॉनी डिसूजा जल्दी से साठी का हाथ हिलाकर बोला। तभी शंकर दरवाजे पर खड़े देवराज चौहान से जा टकराया। ऐसा होते ही देवराज चौहान पीछे खड़े जगमोहन से टकराया। दोनों पीछे को लुढ़कते चले गए। शंकर नीचे जा गिरा, परंतु फुर्ती से उठा और किसी तरह दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। बाहर से आवाजें उभर रही थी। शंकर उछलकर खड़ा हो गया। आ शंकर, तू भी आ, कहते हुए साठी अलमारी की तरफ बढ़ गया। जॉनी डिसूजा उसके साथ हो गया। वो अलमारी खुफिया रास्ता था। पल्ला खोलते ही सामने आगे बढ़ने को अंधेरे से भरा रास्ता दिखाई दे रहा था। वो तीनों एक एक करके उस रास्ते में प्रवेश कर गए। शंकर ने अलमारी का पल्ला भीतर से बंद कर दिया था कि तभी जॉनी डिसूजा ने पूछा, ये रास्ता कहाँ निकलता है? इमारत के पीछे के मकान में, वो भी अपना है। पूरबनाथ साठी ने परेशान स्वर में कहा। शंकर जी, बात क्या है? देवराज चौहान से तो हमारे अच्छे संबंध है। साल भर पहले उसने हमारा एक काम भी किया था, तब उसके काम का पैसा दे दिया था ना? पूरी 3 करोड़ दिया था। मैंने ही अपने हाथों से गिना था, शंकर ने कहा। उस अंधेरे से भरे रास्ते पर वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अब देवराज चौहान मेरे को क्यों मारना चाहता है? आपने कुछ किया हो? नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि देवराज चौहान का वास्ता हो। वो डकैती करता है और मेरा काम दूसरा है। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। फिर वो क्यों? उसके किसी साथी को खत्म करवाया हो? ये बात भी नहीं है। देवराज चौहान ने आते ही तुमसे क्या कहा था? मैं तो बाद में वहां पहुंचा साठी साहब। वो हाथों में रिवॉल्वर लिए आदमियों को धमकाता पूछ रहा था कि आप कहाँ पर हैं। सब आदमी हक्के पक्के थे कि ये क्या हो रहा है। मैं वहां न पहुंचता तो उसी वक्त गोलियां चल जानी थी। अपने आदमियों की जेबों में भी हथियार थे। शंकर आगे बढ़ता कही जा रहा था। मेरे को देखते ही देवराज चौहान मेरे पास आ गया और मेरी छाती से रिवॉल्वर लगाकर आपके बारे में पूछने लगा। मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं हैं, परंतु वो जैसे जानता था कि आप यहाँ हैं। तभी जगमोहन की 2 आदमियों के साथ तू तड़ाक हो गई और मैं मौका पाकर सीधा भागा भागा आपके पास आ गया। ये गंभीर बात है साठी, जॉनी डिसूजा नाराजगी से बोला। कोई बाहरी आदमी तुम्हारे ठिकाने पर कैसे घुस आया? तुम चुप रहो, साठी ने सख्त स्वर में कहा। साठी साहब, शंकर बोला, आपने देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे नहीं देखे, मैंने देखे हैं। आंखें लाल हैं दोनों की, चेहरों पर गुस्सा है। वे किसी की नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं और जवाब चाहते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह। उनके चेहरों पर किसी तरह का पागलपन सवार है। पर बात क्या है, मुझे समझ के नहीं आ रहा। देवराज चौहान कोई बच्चा नहीं है। वो जानता है कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है। जरूर कोई बात है। देवराज चौहान तो क्या पता अब तक अपने आदमियों ने उन्हें शूट कर दिया हो। पूरबनाथ साठी की आवाज नहीं आई। उस अंधेरे में उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थी। वहां ये कितना लंबा रास्ता है? जॉनी डिसूजा कह उठा। बस पहुंच गए डिसूजा साहब, शंकर बोला। वे लोग जो भी हैं इस रास्ते से हमारे पीछे भी आ सकते हैं। चिंता मत करो डिसूजा, साठी बोला। हम सुरक्षित हो चुके हैं। तभी वो रास्ता खत्म हो गया। सामने बंद दरवाजा था। साठी ने जोरों से वो दरवाजा थपथपाया। साठी के पीछे जॉनी डिसूजा, फिर शंकर था। 20 सेकंड में ही दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली औरत थी। भीतर से बच्चों के लड़ने बोलने की आवाजें आ रही थी। वो तीनों दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। ये मध्यम वर्गीय मकान था। इस रास्ते से हमारे पीछे कोई आए तो उसे भी इसी तरह दरवाजा खोल देना। हमें पूछे तो कहना चले गए, साठी ने उस औरत से कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। जॉनी डिसूजा और शंकर उसके पीछे थे। औरत ने उसी पल वो दरवाजा बंद कर दिया। वे तीनों उस मकान से निकलकर 15 फीट की गली में पहुंचे। वहां सब कुछ सामान्य था। लोग आ जा रहे थे। साठी तेज तेज कदमों से गली के बाहर की तरफ बढ़ गया। मैंने तो सोचा था यहाँ कोई गाड़ी होगी, जॉनी डिसूजा बोला। गाड़ी के पास ही जा रहे हैं, 15 कदम और चलना पड़ेगा, शंकर ने कहा। वे गली से बाहर निकले तो इधर खुली जगह थी। सामने ही एक तरफ टाटा सफारी खड़ी थी। डिसूजा, पूरबनाथ साठी सफारी की तरफ बढ़ता कह उठा। उस तरफ सड़क है, तू निकल जा।
लेकिन वो ड्रग्स? बाद में बात करेंगे, फ़ोन करना मुझे। 150 करोड़ से कम में बात नहीं बनेगी, माल महंगा आया है। 125 करोड़ में बात तय कर लो, ऊपर एक पैसा भी नहीं, जॉनी डिसूजा ने जल्दी से कहा। शंकर ने सफारी खोली और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। स्टार्ट किया उसे। साठी दरवाजा खोलकर भीतर बैठता कह उठा, फ़ोन करना मुझे, बात करेंगे। शंकर ने गाड़ी पैक की और सड़क की तरफ लेता चला गया। पूरबनाथ साठी ने बेहद शांत ढंग से सिगरेट सुलगाकर कस लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। देवराज चौहान ने बहुत गलत किया, वो कह उठा। आज तो वो पागल लग रहा था। एक बार तो लगा जैसे वो नशे में है, पर वो नशे में नहीं था। वो मेरे ठिकाने पर आकर रिवॉल्वर थामे मेरे को पूछता फिर रहा है। बहुत ही गलत बात है। साठी का स्वर सख्त हो गया। मर गया होगा अब तो। गाड़ी ड्राइव करता शंकर मोबाइल निकालकर नंबर मिलाता कह उठा, अभी पता करता हूँ कि हमारे आने के बाद वहाँ क्या हुआ। हिम्मत तो देखे देवराज चौहान की कि अगर वो नहीं मरा तो जल्दी मरेगा। साठी के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। उधर बेल जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। शंकर ने वो नंबर काट कर दूसरा नंबर मिलाया। हेलो, उधर से पीड़ा भरी आवाज़ उभरी। घोर पड़े, शंकर के होठों से निकला। वो देवराज चौहान, मुझे गोली लगी है, 4 लाशें मेरे पास पड़ी हैं। और देवराज चौहान मर गया? शंकर ने खतरनाक स्वर में पूछा। नहीं, वो और उसका साथी तुम लोगों के पीछे गए हैं। उस जैसा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बात बात में करता है और गोली पहले चलाता है। वो तो शंकर ने फ़ोन बंद करके साठी से कहा, घोर पड़े घायल है। हमारे 4 साथियों के मारे जाने की खबर दी है उसने। और देवराज चौहान, जगमोहन उसी रास्ते से हमारे पीछे गए थे। कमीना बच निकला। मेरे को अगली लाल बत्ती के बाद उतार देना, साठी ने सख्त स्वर में कहा। और पता कर कि मामला क्या है, क्यों देवराज चौहान मेरे पीछे पड़ा है। बाकी मैं देखता हूँ। लेकिन आपका इस तरह गाड़ी छोड़ना ठीक होगा क्या? शंकर बोला, मेरी चिंता छोड़, जो काम तुझे कहा है वो करके मुझे फ़ोन पर बताना। धधक रहा था देवराज चौहान का चेहरा। जगमोहन का हाल भी जुदा नहीं था। दोनों उसी रास्ते से उस मकान के बाहर निकले थे। दरवाज़ा खोलने वाली औरत से पूछा तो उसने बताया वो इधर से ही गए हैं। गली खाली थी, मतलब कि वहाँ पूरबनाथ साठी नहीं दिखा। दोनों गली के बाहरी तरफ बढ़ गए। रिवॉल्वरें जेब में पहुँच चुकी थी। बच गया वह, देवराज चौहान गुर्राया। उसके पास गुप्त रास्ता न होता तो बचता नहीं। जगमोहन ने दांत किटकिटाकर कहा, वो जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढकर बुरी मौत देंगे। देवराज चौहान की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। दोनों गली पार करके चक्कर काटकर वहां खड़ी कार तक पहुंचे। हरीश खुदे बेचैनी से भरा कार के पीछे वाली सीट पर बैठा था। उन्हें देखते ही बोला, मैंने भीतर गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, वो तुम लोगों ने चलाई थी क्या? जगमोहन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। देवराज चौहान के बगल में बैठते ही कार आगे बढ़ा दी। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों गए पर जिंदा बचाए हो। साठी भीतर था क्या? हाँ, देवराज चौहान ने भिजे होंठों से कहा। उसके साथ क्या किया? खुदे बहुत बेचैन था। मार दिया उसे? भाग गया। भाग गया? मैंने तो उसे बाहर निकलते नहीं देखा। उसने ठिकाने पर गुप्त रास्ता बना रखा था, वहीं से। समझ गया, समझ गया। हरीश खुदे ने पहलू बदला। वो गोलियां किसने चलाई? हमने वहां 6-7 लोगों को मारा है। जगमोहन गुर्राया। साठी भाग गया, वरना वो भी मरता। अब जुबान बंद रख, वरना कार रोककर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हरीश खुदे गहरी सांस लेकर थोड़ा पीछे हटकर बैठ गया। तो तुम लोग पूरबनाथ साठी की हत्या करना चाहते हो? देवराज चौहान ने गर्दन मोड़ी और लाल आंखों से खुदे को देखकर कहा। साठी यहाँ से भाग निकला है, अब वो कहाँ होगा? मुझे क्या पता? दांत पीछे देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और हाथ बढ़ाकर खुदे की तरफ कर दी। खुदे का रंग फक पड़ा। ये क्या कर रहे हो? तूने सालों साठी के लिए काम किया है, तेरे से बेहतर कौन बता सकता है साठी के बारे में? काम किया है उसके लिए, उसकी पत्नी बनकर तो नहीं रहा। खुदे के होठों से निकला। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में थोड़ा और आगे झुका और रिवॉल्वर उसकी छाती से लगा दी। इसे पीछे करो, खुदे घबराए स्वर में कह उठा।
चल गई तो मैं मारा जाऊंगा। साठी। देवराज चौहान कुर्राया। सोचने दो, इसे पीछे करो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ पीछे किया और गुर्रा कर बोला, तू तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक साठी नहीं मारा जाता। ये क्या मतलब हुआ? तुम लोगों का मामला है, मुझे क्यों बीच में खींच रहे? तभी जगमोहन ने कार के ब्रेक लगा दिए। होठों से गुर्राहट निकली। कार तीव्र झटके के साथ सड़क के बीचों बीच रुक गई। दरवाजा खोलकर जगमोहन बाहर निकला। सुलग रहा था उसका चेहरा, आंखें लाल ही होकर चमक रही थी। पीछे आते वाहन एकाएक रुकने लगे थे, हॉर्न बजने लगे थे। जगमोहन ने पीछे का दरवाजा खोला और भीतर बैठे खुदे पर झपट पड़ा। क्या हो गया है तुम्हें? खुदे चीखा। जगमोहन के घूंसे खुदे पर पड़ने लगे थे। खुदे हड़बड़ाकर या दर्द में चीख रहा था। तूने सुना नहीं कि जब तक साठी नहीं मरता तू हमारे साथ रहेगा? उसे खत्म करना है हमने। तू हमें साठी तक पहुंचने का रास्ता बताता रहेगा। हमसे छुट्टी चाहता है तो जल्दी से हमें साठी तक पहुंचा। चीख कर जगमोहन कहे जा रहा था, अब फालतू बात बोली तो गोली मारूंगा तुझे, समझा? इसके साथ ही जगमोहन पीछे हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। पीछे काफी ज्यादा वाहन रुक चुके थे और हॉर्न बजने का शोर सुनाई दे रहा था। जगमोहन स्टीयरिंग सीट पर बैठा और कार आगे बढ़ा दी। हरीश खुदे पीछे वाली सीट पर पसरा पड़ा था। शरीर के कई हिस्सों से दर्द उठ रहा था और वो ये जानने की चेष्टा कर रहा था कि जहाँ जहाँ घूंसे पड़े थे वहाँ का क्या हाल है। वो समझ चुका था कि बुरी तरह खामखा फंस गया है। हरीश खुदे ने गहरी सांस ली और नाराजगी भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, जो कि उसे ही खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। बता, पूरबनाथ साठी अब कहाँ मिलेगा? देवराज चौहान कुर्राया। मैं कोई जादूगर हूँ जो बता दूंगा कि? देवराज चौहान झटके के साथ आगे हुआ और जोरदार चांटा खुदे के गाल पर मारा। मेरी मान तो साले को गोली मार दे, जगमोहन ने दांत पीसकर कहा। बहुत उछल रहा है साला। देवराज चौहान की आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। खुदे तो जैसे शिकंजे भी फंसा छटपटा रहा था। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? खुदे तड़प कर कह उठा। कैसा बुरा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ? देवराज चौहान ने खुदे की तरफ रिवॉल्वर की और वहशी स्वर में कह उठा। साठी किधर जाएगा आप? देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखकर हरीश खुदे मनी मन कांप उठा। सोचने दो, अभी तक तूने सोचा नहीं कि? सोचने का मौका तो दो, खुदे जल्दी से बोला। अभी बताता हूँ। गोली मार दे इसे, ये हमारे काम का नहीं, जगमोहन ने कहना चाहा। मैं बहुत काम का हूँ, तुम लोगों को साठी तक ले जाऊंगा। मौत की डर से खुदे जल्दी से बोला। सोचकर अभी बताता हूँ कि अब साठी कहाँ पर गया हो सकता है। बता। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। खुदे सीधे होकर बैठा। चेहरे पर 4:45 बज रहे थे। अब वो कुछ सतर्क और डरा डरा सा भी दिख रहा था। वो समझ गया था कि देवराज चौहान और जगमोहन को साठी तक न पहुंचाया गया तो वो नहीं बचने वाला। दोनों पर मौत सवार थी। इनकी लाल आंखों से अब उसे डर लगने लगा था। सिगरेट होगी तुम्हारे पास? सिर्फ एक सिगरेट, खुदे ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। देवराज चौहान ने पैकेट और लाइटर निकालकर उसके ऊपर उछाल दिया। खुदे ने सिगरेट सुलगाई और पैकेट लाइटर देवराज चौहान को थमा दिया। साठी, मुझे 1 मिनट सोचने का मौका दो, कष्ट लेता खुदे परेशान स्वर में कह उठा। वो कौन है? जगमोहन के होठों से निकला। साठी लगता है। देवराज चौहान और खुदे की निगाह भी उस तरफ घूमी। फुटपाथ पर लापरवाही से भरी चाल से साठी ही था जो आगे बढ़ा जा रहा था। साठी इस तरह खुले में नहीं घूम सकता। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। हे भगवान, हरीश खुदे घबराया सा कह उठा। वो पूरबनाथ साठी ही है, इस तरह सड़क पर? मुझे विश्वास नहीं आता। जगमोहन ने उसी पल सड़क किनारे कार रोकी। कार रुकने की देर थी कि देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और कार से निकलकर साठी की तरफ भागा। तू जाना मत, जगमोहन कार का दरवाजा खोलता कह उठा। यही रहना। अब मेरी क्या जरूरत? साले, तू कार में ही दिखे जब हम वापस आए, जगमोहन ने दरिंदगी से कहा और दरवाजा बंद करके वो भी साठी की तरफ दौड़ पड़ा। कहाँ फंस गया मैं? खुदे बड़बड़ाया और नजरें बाहर
उन लोगों पर लगा दी। शंकर जब सफारी से उसे उतार कर गया तो तब से साठी पैदल ही आम लोगों की तरह फुटपाथ पर आगे बढ़ता रहा। उसे पूरा यकीन था कि उसे कोई नहीं पहचान सकेगा। उसे याद नहीं आया कि इस तरह पहले कभी खुले में कब गया था वो, वरना हमेशा ही उसके साथ 5-7 लोग होते। वो सुरक्षा में रहना पसंद करता था। दुश्मन बहुत थे, कभी भी कोई भी उस पर गोलियां चला सकता था, परंतु इस वक्त उसके दिमाग में देवराज चौहान ही घूम रहा था। साल भर पहले देवराज चौहान ने उसके लिए एक काम किया था। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया था और उसके बाद देवराज चौहान से कोई मतलब नहीं पड़ा। अब अचानक ही देवराज चौहान सामने आया और उसके पीछे पड़ गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसका और देवराज चौहान का कोई वास्ता नहीं था। बात क्या है? देवराज चौहान कोई बच्चा तो नहीं कि इतनी बड़ी हरकत खामखाही कर देगा। कुछ तो है जो उसकी समझ में नहीं आ रहा। यूं उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं थी कि देवराज चौहान पीछे पड़ गया है। देवराज चौहान को रास्ते से हटाना उसके लिए मामूली काम था, परंतु जब तक वो रास्ते से हट नहीं जाता तब तक के लिए परेशानी तो थी ही। साथ ही ये भी जान लेना चाहता था कि आखिर मामला क्या है, परंतु देवराज चौहान से बात किए बिना ये बात पता नहीं लगने वाली थी। फुटपाथ पर चलते चलते साठी ने मोबाइल निकाला और शंकर से बात की। जी साठी साहब, ये भी पता करना कि मामला क्या है। देवराज चौहान मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? साठी बोला, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उसे ये सब करना पड़े। किसी ने उसे आपकी हत्या की सुपारी दी? ये संभव नहीं। हत्या का ठेका लेने वाला इस तरह हाथी की तरह अपने शिकार की तलाश में नहीं दौड़ता। साठी ने गंभीर स्वर में कहा, बात कुछ और ही है। अपने आदमियों को पूरे मुंबई में फैला दो। देवराज चौहान दिखे तो खत्म कर दे उसे। जी, पर अभी अभी एक बात मेरे दिमाग में आई। उधर से शंकर की आवाज कानों में पड़ी। क्या? देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुंचने के आधा घंटा पहले हरीश खुदे का फोन आया। कौन हरीश खुदे? हमारे लिए 8 साल काम किया खुदे ने। जब हमने साल भर पहले देवराज चौहान से अपना काम लिया तो हमारी तरफ से हरीश खुदे ही देवराज चौहान के साथ था काम पर। वो समझा तो क्या बोला तू? देवराज चौहान के आने से पहले हरीश खुदे का फोन आया। मैंने समझा वो काम पर वापस आने का मन बना रहा है। उसने आपके बारे में पूछा कि आप कहाँ हैं। मैंने बताया आप ठिकाने पर ही हैं, तो उसने फिर आने को कहकर फोन बंद कर दिया। तेरा मतलब कि हरीश खुदे इस वक्त देवराज चौहान के साथ है? लगता तो ऐसा ही है। खुदे साल भर पहले देवराज चौहान के साथ रहा था हमारी तरफ से। अब अचानक ही खुदे का फोन आना और उसके बाद देवराज चौहान का वहां पहुंच जाना। खुदे को टटोल, जहां वो रहता है वहां पता कर। जी। पूरबनाथ साठी ने फोन बंद करके जेब में रखा और फुटपाथ पर आगे बढ़ता रहा। अभी 100 कदम ही आगे गया होगा कि पीछे से कदमों की आहट पाकर फौरन घूमा। मात्र 5 कदमों की दूरी पर देवराज चौहान को पाया, जो कि उस पर झपटने जा रहा था। साठी की आंखें हैरानी से फैल गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। देवराज चौहान उससे टकराने जा रहा था। एकाएक साठी नीचे झुका और सिर की जोरदार टक्कर देवराज चौहान के पेट पर मार दी। क्योंकि देवराज चौहान तेजी से उस पर झपट रहा था, इसलिए सिर की टक्कर का प्रभाव डबल वेग से हुआ। लगा जैसे सिर पेट में जा घुसा हो। देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी आवाज निकली और वो छटपटाते हुए उछलकर 4 कदमों की दूरी पर गिरा और पेट पकड़े लोटपोट होता कराहने लगा। तब तक जगमोहन को देख लिया था साठी ने। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर थी और उस पर गोली चलाने के लिए अपना हाथ सीधा कर रहा था। जगमोहन की आंखों में लाली देखकर साठी सतर्क हो उठा था। इससे पहले कि जगमोहन हाथ सीधा कर पाता, साठी गोली की तरह दौड़ा और जगमोहन से जा टकराया। जगमोहन के पांव उखड़ गए। वो पीठ के बल पीछे जा गिरा। सिर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया तो मस्तिष्क झंझना उठा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर इधर उधर जा गिरी थी। साठी ने नहीं देखा कि जगमोहन को क्या हुआ। उसने फुटपाथ से छलांग लगाई और सड़क पर आ गया। वहां पर उनकी ही कार खड़ी थी, जिसके भीतर खुदे बैठा था। साठी ने फुर्ती से कार का दरवाजा खोला तो चाबी कार में लगी पाकर
जल्दी से भीतर बैठा और कार स्टार्ट की। तभी पिछला दरवाजा खुलते पाकर उसने चौंक कर पीछे देखा। खुदे जल्दी से दरवाजा खोले बाहर निकल रहा था। इससे पहले भीतर किसी के बैठे होने का एहसास नहीं हुआ था साथी को। खुदे का चेहरा देखते ही साथी की आंखें सिकुड़ी। गियर डालकर कार को आगे बढ़ाता बोला, तू हरीश खुदे है ना? मैंने तेरे को पहचान लिया है। इसके साथ ही कार आगे दौड़ पड़ी, परंतु तब तक खुदे कार से बाहर निकल चुका था। खुदे हक्का बक्का रह गया था। साथी के आखिरी शब्दों को उसने सुन लिया था। साथी ने उसे पहचान लिया था। अब वो बचने वाला नहीं। खुदे की हालत पतली होने लगी। देवराज चौहान अपनी जगह में खड़ा हो चुका था। उसका एक हाथ पेट पर था। लाल सुर्ख धधकते चेहरे पर पीड़ा के भाव नजर आ रहे थे। जगमोहन ठीक ठाक हाल में था और दूर गिरी अपनी रिवॉल्वर उठा चुका था। तब तक वहां लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। किसी को पता नहीं लगा कि हुआ क्या था। वो हमारी कार ले गया, भाग गया। जगमोहन खुदे पर गुर्राया। तूने उसे रोका तक नहीं। तुम दोनों ने मरवा दिया मुझे। खुदे का चेहरा फक था। क्यों? उसने मुझे पहचान लिया है। वो मेरा नाम भी जानता है। सारी फिक्र छोड़ दे। जगमोहन मौत भरे स्वर में कह उठा। वो जिंदा बचने वाला नहीं। उसका तो पता नहीं, पर मैं नहीं बचूंगा। तुम लोगों ने उसे खत्म करने का बेहतरीन मौका खो दिया। जगमोहन ने वहां इकट्ठे हो रहे लोगों पर निगाह मारते गुस्से से कहा, यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? भागो यहाँ से। कहने के साथ ही जगमोहन ने हवाई फायर किया। लोग उसी पल खिसकने लगे। तभी देवराज चौहान दांत किटकिटाकर कह उठा, यहाँ से चलो, साथी को फौरन ढूंढना है हमने। जगमोहन कार को तेजी से दौड़ा रहा था। चैम्बूर से निकल रहे थे वो और वाशी तक जाना था। ये कार उन्होंने एक पार्किंग से उठाई थी। हरीश खुदे ही उन्हें वाशी ले जा रहा था। वहां पर पूरबनाथ साथी मिलेगा? देवराज चौहान ने भीजे स्वर में कहा। शायद मिल जाए, खुदे ने व्याकुल स्वर में कहा। तो यकीन नहीं है तुम्हें? यकीन कहाँ से आएगा? खुदे ने झल्लाकर कहा। कोशिश तो कर रहा। देवराज चौहान का हाथ उसके सिर पर पड़ा। खुदे फौरन पीछे हो गया। तुम इस तरह मुझ पर हाथ उठाते रहे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि साथी कहाँ कहाँ आता जाता है। खुदे बोला। मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। खुदे अपने होठों पर जीभ फेर कर रह गया। वाशी में साथी अक्सर जाता था? देवराज चौहान ने भिजे स्वर में पूछा। जाता ही है। वहाँ उस औरत का एक बच्चा है। उनका बाप साथी ही है। 2 बार मैं उसकी गाड़ी चलाकर उसे वाशी ले गया था। जब वो वाशी जाता है तो साथ में गनमैनों को नहीं रखता। हो सकता है अब भी वो भागकर उधर ही गया हो, ऐसा मेरा ख्याल है। वैसे उसके 20 ठिकाने हैं, वो कहीं भी जा सकता है। खुद को खतरे में पाकर वो कहाँ जाएगा? मैं नहीं जानता। सोचो। तुम समझते क्यों नहीं? खुदे थोड़ा आगे हुआ। मैं उसका आदमी था, उसके लिए काम करता था। मैं साथी के ज्यादा करीब नहीं था कि मुझे उसके ठिकानों के बारे में ज्यादा पता हो। देवराज चौहान का हाथ हिला और खुदे के गाल पर पड़ा। खुदे अपने चेहरे को रगड़ता पीछे हुआ और बड़बड़ा उठा। किस मुसीबत में फंस गया मैं? अगर तुमने हमें साथी तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देवराज चौहान कुर्राया। क्यों नहीं पहुंचाऊंगा? अब तो मेरी भी जरूरत बन गई है कि तुम साथी को खत्म कर दो। उसने मुझे पहचान लिया है कि तुम दोनों के साथ मैं हूँ। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तुम दोनों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। अच्छा भला अपने घर में बैठा था कि तुम लोगों ने मुझे नई मुसीबत में डाल दिया। साथी से पंगा करवा दिया मेरा। हमें तुमसे नहीं, अपने काम से मतलब है। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। ये तुम दोनों की आंखें क्यों लाल हुई पड़ी हैं? खुदे ने पूछा। लाल है? बहुत लाल। मैं तो सिर्फ साथी के बारे में सोच कि वो कहाँ पर मिल सकता है। कम से कम अब तो बता दो कि साथी से क्या पंगा हो गया जो उसके पीछे। तभी देवराज चौहान का हाथ घूमा, परंतु इस बार खुदे खुद को बचा गया। समझ में नहीं आता कि तुम हाथ क्यों उठाते हो मुझ पर। आराम से बात क्यों नहीं करते? मैं बताऊं? जगमोहन कार चलाता गुर्राया। साले, कार रोककर अभी ठोकना शुरू कर दूंगा। हरीश खुदे होठ खींचकर रह गया। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। कुछ देर कार में चुप्पी रही, फिर खुदे कह उठा। अब कोई डकैती करने वाले हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला।
मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ डकैती में ले लो। देवराज चौहान का हाथ घूमा और खुदे के गाल पर पड़ा। खुदे तड़प कर पीछे हुआ। पूरबनाथ साठी के अलावा और किसी बारे में बात मत कर, देवराज चौहान कहर भरे स्वर में बोला। खुदे नाराजगी भरे अंदाज में अपना गाल मसलता रहा। तभी खुदे का मोबाइल बजने लगा। बात कर लूं? खुदे ने आगे की सीट पर बैठे देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। हेलो, खुदे ने बात की। दूसरी तरफ उसकी पत्नी टुन्नी थी। कब आओगे? टुन्नी की आवाज़ कानों में पड़ी। बड़े प्यार से पूछ रही है। खुदे जले भुने स्वर में कह उठा। थोड़ी सब्जी मंगानी थी। सब्जी? खुदे और भी सड़ गया। 2-3 सब्जियां लेते आना, और हर बार की तरह इस बार भी करेले मत ले आना। रोज रोज करेले भी अच्छे नहीं लगते। मटर ज़रूर आना, और पनीर भी। तुम्हें मटर पनीर खिलाऊंगी। मटर पनीर? खुदे कड़वे स्वर में बोला। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मटर पनीर? वो सुबह देवराज चौहान ने तुम्हारी ठुकाई की थी ना, तो इस खुशी में तुम मुझे मटर पनीर? तरस आ गया तुम पर, इसलिए। फिर तो लगातार 2 महीने तक तेरे को मटर पनीर बनाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? अभी तक मेरी ठुकाई हो रही है, और मेरी घर वापसी की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है का क्या मतलब? किसी और से तो आंख नहीं लड़ गई? अभी तक देवराज चौहान से मेरी आंख लड़ी हुई है। समझी? समझ गई। ये पागल हुआ पड़ा है, बड़ी बात नहीं, मुझे मार भी दे। अब जैसे काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उधर से टुन्नी ने कहा। अभी तो तू मुझे मटर पनीर खिलाने पर लगी थी, और अब? मतलब कि तुम सब्जी नहीं ला सकते। तू समझती नहीं है, खुदे ने गुस्से से कहा। यहाँ मेरे को डंडा चढ़ा रखा है। और टुन्नी ने फोन रख दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।